नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीटेट वर्ग 3 की जो वैकेंसी है उसमें ज्यादा समय नहीं बचा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हर टॉपिक को आपको क्लियर किया जा रहा है, जिसमें आपके एमपीटेट ऑनलाइन एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके पेपर में से हर पेपर में से जो टॉपिक के प्रश्न आए उनको एक एक करके निकाला जा रहा है और आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ना। तो परिवार का और भी जो टॉपिक है ईवीएस के वो हम अपलोड कर चुके हैं, उन वीडियो को देख लीजिएगा नहीं देखा है तो। आज हम बात करेंगे पशु पक्षियों से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो अभी तक एमपीटेट की जो ऑनलाइन एग्जाम हुई उसमें कितने प्रश्न पूछे गए पशु पक्षियों से? 30 प्रश्न, जिसमें सबसे ज्यादा पक्षियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए है ना। तो 30 प्रश्न काफी होते हैं। आने वाले जो एमपीटेट एग्जाम में उसमें कम से कम 2 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। कितने? 2। तो यदि ये वीडियो आपने देख लिया तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्नों को रखा गया है। क्योंकि यहाँ पर हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें सबसे पहले आपको उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो कि इंपोर्टेंट है, उनके बाद प्रश्नों को समझाते हैं, हर एक प्रश्न को आपको समझाते हैं ना। तो यहाँ पर 30 प्रश्न मिलेंगे, इंपोर्टेंट है तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले जितने भी एमपीटेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं आपके मित्रगण, उनको ये वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है ना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पक्षियों के पंख के बारे में जान लेते हैं कि भाई इनका काम क्या होता है पंख का। तो ये उड़ने में काम आते हैं, साथ साथ सर्दी और गर्मी से बचने के लिए भी काम में आते हैं पंख, है ना। और पक्षियों की जो चोंच होती है उसमें क्या नहीं होते हैं? तो दांत नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? दांत नहीं होते हैं। पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं या फिर 4 कक्ष होते हैं। कितने? 4 कक्ष। इस प्रकार से जैसे कमरे होते ना, इस प्रकार से, है ना। तो ये जो ऊपर के दो कक्ष है, जो ऊपर के 2 कक्ष होते हैं इसे अटरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अटरिया बोला जाता है। और नीचे के जो निचले कक्ष है इसको क्या बोला जाता है? तो इसको नीलई बोला जाता है, नीलई, है ना। ये याद रखेगा, ऊपर के दो कक्ष होते हैं उसको अटरिया बोलते हैं और नीचे के 2 जो कक्ष होते हैं उसको नीलई बोलते हैं, है ना। याद रखेगा। अप्रैल महीने में पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। कब बनाते हैं घोंसला? अप्रैल महीने में बनाते हैं, याद रखेगा। और पक्षियों की जो हड्डी होती है वो कैसी होती? खोखली होती है और उसमें हवा भरी होती है ना। जितना वजन कम होगा पक्षियों में उतना अच्छा उड़ेगा, है ना। तो पक्षियों की हड्डी कैसी होती है? याद रखिएगा, खोखली होती है और उसमें क्या भरी होती है? तो हवा भरी होती है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसा देखते हैं? आपके सीटेट एग्जाम में काफी प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखेगा, रात में जागने वाले जानवर जो है वो हर चीज, कोई सी भी चीज हो, उसे सफेद व काले रंग में देखते। कैसे? सफेद व काले रंग में। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। आपने देखा होगा हम अपनी जो पुतलियां है वो चारों तरफ घुमा सकते हैं, लेकिन जो पक्षी होते हैं वो आंखों की पुतलियां को नहीं घुमा सकते। आपने पक्षी को देखा होगा, वो हर सेकंड में अपनी गर्दन को इधर से उधर घुमाता। क्यों घुमाता है? क्योंकि पुतलियों को नहीं घुमा सकता, उसे चारों तरफ देखना होता है, इस वजह से वो अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाता है ना। जैसे मनुष्य एक वस्तु को एक बार में देखते हैं, दोनों आंखों से एक ही वस्तु को देख सकता है, ऐसे पक्षी दोनों आंखों से अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकता है, उसे देख सकता है, वो पक्षी होता है। अब यहां पर देखिए बात करते हैं सबसे छोटा प्रवासी पक्षी कौन सा है? तो वह है छोटी जलरंग। कौन सा है? छोटी जलरंग का ये सबसे छोटा प्रवासी पक्षी होता है। कितने ग्राम का होता है? तो 15 ग्राम का। कितना? लगभग 15 ग्राम इसमें वजन होता है और ये प्रवासी पक्षी होता है। प्रवासी का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, है ना। तो ये आर्कटिक क्षेत्र से भारत पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर की यात्रा करता है? तो 8000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करता है आपका छोटी जलरंग। मात्र 15 ग्राम का होता है ना, याद रखेगा। 2 पॉइंट और बताऊंगा जो कि विश्व गौरैया दिवस के अंतर्गत आएंगे। तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेगा, सीधा सीधा 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था, है ना? पहला विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया था? तो ये 2010 को मनाया गया था। कब? 2010 को। तो जो इंपोर्टेंट बिंदु थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। अब चलते हैं हम प्रश्नों की ओर, और प्रश्न में भी जो पक्षी के बारे में हम जानकारी देंगे उसका फोटो सहित, चित्र सहित आपको वर्णन करेंगे, है ना। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, गोल्डन ईगल के घोंसले को क्या कहा जाता है? ये रहा आपका गोल्डन ईगल, है ना, और ये रहा उसका घोंसला। गोल्डन ईगल के बारे में पूछा गया है, और ये जो घोंसला आप देख रहे हैं इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसको क्या कहा जाता है। कंडे का बिस्तर कहा जाता है इसे, गिलमार्ट्स कहा जाता है, काकासरी कहा जाता है, या फिर आयरी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आप भी इसका आंसर दे सकते हैं, मुझसे पहले देना है ना, ताकि आपको पता चल सके कि आप इनमें कितने नंबर ला रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी शिकारी पक्षी होते हैं उनके सभी घोंसलों को आयरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखेगा, चाहे वो चील हो,
चील हो, बाज हो या फिर उल्लू हो। उल्लू भी आपका शिकारी पक्षी है ना। तो चील, बाज, उल्लू और भी जितने भी शिकारी पक्षी होते हैं उन सभी के घोंसले को क्या कहा जाता है? आयरी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। साथ में इनके जो घोंसले होते हैं कहां पर बने होते हैं? तो ये ऊंची चट्टानों पर बने होते हैं, है ना, जमीन पर भी बने होते हैं। मानव निर्मित जो संरचनाएं होती है जैसे कि पवन चक्कियां, वहां पर आपको इनके घोंसले देखने को मिलेंगे। अवलोकन टावर पर, बिजली के जो ट्रांसमिशन टावर होते हैं उस पर भी इनके घोंसले देखे गए हैं, उन पर भी ये अपने घोंसले बनाते हैं ना। तो ये आपको कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। इसका आंसर क्या होगा? आयरी। ये ध्यान रखना है कि जितने भी शिकारी पक्षी होते हैं उन सभी के घोंसले को क्या कहा जाता है? आयरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चींटियों का घर कहलाता है, जो चींटियों का घर होता है ना, आपने देखा होगा चींटियों का घर, उसे क्या कहते हैं? क्या छेद बोलते हैं, मांद बोलते हैं, बाबी बोलते हैं या फिर पौधा बोलते हैं? तो चींटियों के घर को क्या कहते हैं? तो उसे बाबी कहा जाता है, बाम्बी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाम्बी कहा जाता है। और चींटियों के साथ साथ दीमक, दीमक का भी जो घर होता है चींटियों के साथ में, यहाँ पर दीमक पूछ ली, चींटियां विकल्प चींटी प्रश्न में नहीं, यहाँ पर दीमक दे दे भाई। दीमक के घर को क्या कहा जाता है? उसके घर को भी क्या कहा जाता है? बाम्बी कहा जाता है। चींटी और दीमक के घर को बाम्बी कहा जाता है। बाम्बी वहां जगह होती है जो चींटी, दीमक या फिर अन्य जो छोटे जंतु होती हैं वो जहां पर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? बाम्बी कहते हैं। चींटियों के बारे में छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। ये जो चींटी होती है उसमें भी कई प्रकार की चींटियां होती है जिसके काम बटे होते हैं। जैसे कि एक होती रानी चींटी, क्या होती? एक रानी चींटी होती है ना, जो कि सिर्फ क्या करती? अंडे देने का काम करती है रानी चींटी, है ना। दूसरा जो चींटियां होती है सिपाही का काम करती है, सिपाही चींटी जिसको बोलते हैं, वो बिल की सुरक्षा करती है। जो सिपाही चींटी होती है वो क्या करती है? बिल की सुरक्षा करती है। और एक होती काम वाली चींटी, कैसी होती है? काम वाली चींटी जो आपने बाहर देखा होगा घूमते हुए, वो काम वाली चींटी होती है, वो भोजन ढूंढने का काम करती है ना। तो ये तीन अलग अलग प्रकार की चींटियां होती है जिनका काम अलग अलग बटा होता है। तो इनके बारे में भी आपको छोटी सी जानकारी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपने नुकीले चोंच की सहायता से पत्तियों को आपस में जोड़कर पादप रेशे को धागे के रूप में उपयोग करता है? यहाँ पर पक्षी भी है और घोंसला भी है। देखिए ये किस प्रकार पत्ते को सिल देता है और उसमें अपना घोंसला बनाता है। अब इस पक्षी का नाम क्या है ये सीधे सीधे पूछा गया है। क्या वो दर्जी पक्षी है, हाउस मार्टिस पक्षी है, रेड वार्बल पक्षी या फिर हाउस स्पेरो है? कौन सा पक्षी है? तो उस पक्षी का नाम है दर्जी पक्षी। इसे दर्जिन चिड़िया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्जिन पक्षी कह लीजिए या फिर चिड़िया कह लीजिए, है ना। दर्जन चिड़िया भी इसको कहा जाता है। ये अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल लेता है और उसके बीच बनी थैली में ये अपना अंडा देता है। जैसे कि थैली बनी हुई अंदर, इसमें क्या करता है? वो अंडा देता है ना। याद रखिएगा उसको क्या कहा जाता है? दर्जी पक्षी या फिर दर्जिन चिड़िया कहा जाता है। तो तीसरे का आंसर क्लियर हो गया, पहला, है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कहता है कि किसी भी जंगली पक्षी के घोंसले को जानबूझकर लेना, नुकसान पहुंचाना या फिर नष्ट करना क्या है? अवैध है, जबकि यहाँ उपयोग में है या बनाया जा रहा है। किसी भी जंगली पक्षी का अंडा लेना या फिर नष्ट करना गैर कानूनी है। उस अधिनियम के बारे में बताना है। तो जंगली पक्षी के घोंसले को नष्ट करते हैं जानबूझकर, वो अधिनियम कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। राष्ट्रीय प्राथमिक रणनीति 1981 है, वन्य जीव और ग्रामीण इलाके अधिनियम 1981 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1981 है या फिर राष्ट्रीय संरक्षण अधिनियम 1981 है। कौन सा अधिनियम है? तो उस अधिनियम का नाम है वन्य जीव और ग्रामीण इलाके अधिनियम 1981, है ना। याद रखिएगा बी वाला विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर एक और विकल्प दे रखा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1981। इसे 1981 में पारित नहीं किया गया था, 1972 में पारित किया गया था और ये अधिकतर सन पूछा जाता है इसका, है ना। तो याद रखिएगा बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, और काफी अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला बनाने के लिए जोड़ी में काम करता है? जोड़ी में काम करने वाले पक्षी के बारे में आपको बताना। क्या वो सनबर्ड है, कौवा है, कोयल है या फिर स्वेन है? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए चित्र बना हुआ है, ये चित्र किसका है? तो यह है सनबर्ड का। इसका है सनबर्ड का है। तो सनबर्ड आपका क्लियर आंसर होगा। और यहां पर आप घोंसले को भी देख सकते हैं। और सनबर्ड को सखरखोला भी कहा जाता है। क्या? सखरखोला, याद रखिएगा
है ना। यदि सनबर्ड की जगह शकरखोरा विकल्प में हो तो टिक करिएगा, इसी का दूसरा नाम है सनबर्ड का, है ना। साथ में इसका जो घोंसला है, घोंसले के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि भाई किस प्रकार का घोंसला बनाता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आगे मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो शकरखोरा या फिर सनबर्ड का जो घोंसला होता है वो छोटे पेड़ या फिर झाड़ी की डाली पर बनाते हैं। कहां पर बनाते हैं? छोटे पेड़ या फिर झाड़ी पर बनाते हैं। किस प्रकार का होता है? तो इसमें आपको बाल मिल जाएंगे, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े, यहां तक कि मकड़ी के जाले का भी ये प्रयोग करता है ना। और ये अपने साथी के साथ में या फिर जोड़ी में काम करता है घोंसले बनाने में। तो याद रखिएगा, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, स्कूल से घर जाते समय राहुल ने घास का बना घोंसला देखा। ऊपर नरम टहनियां, जड़े, ऊन, बाल और रुई थे। राहुल ने किस चिड़िया का घोंसला देखा? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि भाई जो घोंसले होते हैं वो ऊपर नरम टहनियां, जड़े, ऊन, बाल और रुई, जिस प्रकार से आपके प्रश्न पूछ लिया जाएगा और किसका घोंसला, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्कूल से घर जाते समय राहुल ने घास का बनाया घोंसला देखा, जिसमें उसने क्या क्या देखा? ऊपर नरम टहनियां थी, जड़े थी, ऊन था, बाल थे, रुई थे, ये सारी चीजें थी। तो राहुल ने किस चिड़िया के घोंसले को देखा, ये आपको बताना। कोए का, गुरे का, कोयल का या फिर भारतीय रोबिन का। तो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, ये क्या है, कौन सी चिड़िया है ये? तो ये है आपकी भारतीय रोबिन। क्या है? भारतीय रोबिन का ये फोटो लगा हुआ, चित्र लगा हुआ है, ये उसका घोंसला, आप घोंसला दे सकते हैं। इसमें ऊपर नरम टहनियां है, जड़े हैं, ऊन, बाल, ये सारी चीजें इसमें आपको मिलेगी। और भी कई चीजें हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा। इन्हें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका जो घोंसला होता है वो कैसा होता है, कटोरे के आकार का होता है, कटोरे के आकार का। अब देख सकते हैं गोल गोल होता है ना, गोल होता है ना। और इसे पत्थर के नीचे, मतलब कहां पर बनाते हैं घोंसला, ये इसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो ये पत्थर के नीचे बनाते हैं, मिट्टी के टीले में घोंसले देखने को मिल जाएंगे, पेड़ के तने के छेद में, या किसी बेकार टीन के डिब्बे या मिट्टी के बर्तन में भी ये अपना घोंसला बना लेते हैं ना। कौन? भारतीय रोबिन। अब इनका घोंसला किस प्रकार का होता है, तो जैसा कि प्रश्न में भी दे रखा, और मैं एक बार और बता देता हूं। इनके घोंसले में नरम टहनियां मिलेंगी, जड़े, ऊन, बालों और रुई के साथ साथ जमीनी स्तर पर पेड़ की निचली शाखाओं या फिर कभी कभी शीर्ष पर बनाते हैं घोंसले, मतलब नीचे भी बना सकते हैं और शीर्ष पर भी ये बनाते हैं घोंसले अपने, है ना। कौन? भारतीय रोबिन। तो डी वाला जो विकल्प होगा ये आपका क्लियर होगा। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच पे मेहंदी की बाढ़ पर, या लिखा हो बीच या फिर मेहंदी की बाढ़ पर अपना घोंसला बना? सरल सा प्रश्न है ये, सीटेट एग्जाम में भी काफी बार प्रश्न पूछा गया है और अन्य टेट पर भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो क्या वो कबूतर है, डव है, कौवा है या फिर गोरैया है? कौन सा पक्षी है ये? पक्षी आप देख सकते हैं, क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है डव। क्या नाम है इसका? डव। यहां पर देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, डव को ही क्या कहा जाता है? फाख्ता पक्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाख्ता। याद रखेगा, इस प्रकार के विकल्प देते हैं जहां पर आप काफी कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो याद रखिएगा, डव पक्षी को क्या कहा जाता है? फाख्ता पक्षी कहा जाता है। और फाख्ता पक्षी है जो कि अपना जो घोंसला है वो कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच या फिर मेहंदी की बाढ़ पर अपना घोंसला बनाता है ना। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए एक पेड़ के अंदर छेद करता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ है, इसके अंदर ये छेद करता है और उसी में अपना घोंसला बनाता है, उसी में अपने बच्चे या फिर अपने बच्चे को रखता है या फिर अंडे देता है ना। ये कौन सा पक्षी है? पक्षी भी आप देख सकते हैं, इसका नाम क्या है? मेगालाइमा है, क्रेक्टेड आकलेट है, ब्रेकर व ब्लैक बर्ड है या फिर कॉपर स्मिथ पक्षी है। देखिए विकल्प कुछ इस प्रकार से देते हैं, उसके इंग्लिश में नाम दे देंगे, है ना, उसका वैज्ञानिक नाम दे देंगे या फिर उसका सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी तक जो प्रश्न पूछेगा सीधा सीधा नहीं पूछा गया है ना। यहाँ पर यदि बारबेट दे देते तो बहुत सारे बच्चे सीधा आंसर लगा देते कि भाई बारबेट इसका सही आंसर है, लेकिन बारबेट नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है? कॉपर स्मिथ पक्षी, क्योंकि कॉपर स्मिथ पक्षी को ही क्या कहा जाता है? बारबेट कहा जाता है। पक्षी का नाम क्या है? बारबेट। कौन सा पक्षी है? बारबेट या फिर कॉपर स्मिथ पक्षी है जो कि अपना घोंसला बनाने के लिए एक पेड़ के अंदर छेद करता है ना। तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा। एक ये अनोखा जानवर है जो कि आपको देखने में काफी हद तक शेर जैसा लग रहा होगा, है ना। कौन सा दाढ़ी वाला वानर अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा पेड़ पर बिताता है? यह मुख्य रूप से फलों पर निर्भर करता है, यानी कि शुद्ध शाकाहारी है। यह बीज, युवा पत्ते, उपजी फूल और कलियों को भी खाता है। चूंकि यह पेड़ों पर पर्याप्त भोजन प्राप्त करने में सक्षम है, यह शायद ही कभी जमीन पर उतरता है।
इस दाढ़ी वाले वानर का नाम क्या है, ये आपको बताना है। क्या बोलते हैं इसको? गोरिल्ला बोलते हैं, चिंपांजी बोलते हैं, शेर की मूंछ वाला मकाक बोलते हैं, या फिर भारतीय हाथी बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? तो मैं आपको बता दूं इसका क्या नाम है, शेर की पूंछ वाला मकाक। क्या बोलते हैं इसको? शेर की पूंछ वाला मकाक। इस चित्र को देख लीजिए, काफी ये एक नया प्रश्न देखने को मिला है। तो शेर की पूंछ वाला मकाक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे लोयन टेल्ड मकाक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लोयन टेल्ड मकाक भी कहते हैं। तो सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो। चलिए अगला प्रश्न है, कुछ असामान्य अंडे देने वाले स्तनधारी प्रागैतिहासिक काल से अपरिवर्तित रहे, यानी कि उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, उसे क्या कहते हैं? अब असामान्य अंडे वाली क्या बात हो गई भैया? तो यहाँ पर जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं, जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं, वो क्या करते हैं? बच्चे, उनके क्या होते हैं? बच्चे होते हैं, ना कि वो अंडे देते हैं। तो ये क्या हो गए? असामान्य अंडे होंगे, है ना। यानी कि स्तनधारी किसको जन्म देते हैं? हमेशा बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन कुछ स्तनधारी होते हैं जो कि अंडे देते हैं। तो वो जो अंडे देने वाले स्तनधारी जीव है, उनको क्या कहा गया है? ये सीधा सीधा पूछा गया है। मेसोट्रेम्स कहा गया है, पॉलीट्रिम्स कहा गया है, पेरीट्रिम्स कहा गया, फिर अंडज स्तनी कहा गया है। तो उसे क्या कहा गया है? मोनिट्रिम। क्या कहा गया? इनको मोनिट्रिम कहा गया है, जिसे हिंदी में अंडज स्तनी कहा गया है। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अंडे देने वाले स्तनधारियों को अंडज स्तनी यानी कि मोनोट्रिम कहा जाता है। और ये आधुनिक जगत में, यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो मोनोट्रिम है या फिर अंडज स्तनी है, इनकी कितनी जातियां बची हुई है? मात्र 5 जातियां बची हुई। कितनी है? 5 जाति बची हुई है जो कि अंडे देते हैं असामान्य, है ना। इसमें एक जो है यहां पर लिख देता हूं, एक प्रजाति है आपकी प्लेटिपुस। प्लेटिपुस एक प्रजाति है जिसमें अंडे देती है। और 4 जो है, एक ये हुई, 4 5 है ना। तो 4 जो प्रजाति है वो है एकिडना। एकिडना नामक प्रजाति में भी अंडे दिए जाते हैं ना। तो एक हो गया आपकी प्लेटिपुस और दूसरी होगी एकिडना, है ना। ये टोटल कितनी जातियां हो गई? 5, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या होगा आपका 4th वाला। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पक्षी पानी की सतह पर लटकी हुई शाखाओं के साथ कांटेदार पेड़ पर अपना घोंसला देता है? इसमें मैंने चित्र लगाया हुआ था शायद, चलो कुछ मिस हुआ है। मैंने इसमें चित्र लगाया हुआ था। लालटेन की तरह होता है इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से घोंसला होता है इस प्रकार से, और इसमें वो अंडे देता है ना। तो यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वो कौन सा पक्षी जो पानी की सतह पर लटकी हुई शाखाओं के साथ कांटेदार पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है? लालटेन जिसको बोलते हैं ना, वो कौन सा पक्षी? गुरैया है, दर्जी चिड़िया है जिसको दर्जिंग चिड़िया बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बुनकर पक्षी, या फिर कौवा? कौन सा पक्षी है? तो उस पक्षी का नाम है आपका बुनकर पक्षी कह लीजिए, है ना, बया पक्षी कह लीजिए, या फिर वीवर पक्षी कह लीजिए। इस बार जो प्रश्न पूछे गए वो सीधा सीधा कोई सा भी प्रश्न नहीं पूछा गया है ना, कुछ भी उठा के दे देते हैं। बुनकर पक्षी, है ना, किसी को बया पक्षी के बारे में पता होगा, किसी को वीवर पक्षी। आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए कि बुनकर पक्षी को ही बया पक्षी कहते हैं और बया पक्षी को ही वीवर पक्षी कहा जाता है ना। ये याद रखिएगा। विकल्प में बया पक्षी भी दे सकते हैं, वीवर भी दे सकते हैं, और बुनकर तो विकल्प में ही। तो बुनकर जो पक्षी है, ये सतह पर लटकी हुई शाखाओं के साथ कांटेदार पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है, उसे क्या कहते हैं? लालटेन भी कहा जाता है। लालटेन जैसे होती थी ना पहले, लालटेन की तरह इनके जो घोंसले होते हैं। और बात करें कि भैया घोंसला कौन बनाता है, तो इसमें विशेष याद रखिएगा, नर वीवर ही घोंसला बनाता है ना। और जो नर वीवर होता है कई सारे घोंसले बनाता है। जैसे कि मैंने घोंसले बनाया ना, तो एक पेड़ पर कई प्रकार के घोंसले बनाता है। उसमें जो मादा वीवर होती है वो एक घोंसले का चयन करती है जो उसको पसंद आता है। जो मादा वीवर होती है जो उसको पसंद आता है उसमें ही वो अंडे देती है, बाकी के जो घोंसले होते हैं वो ऐसे ही उसको छोड़ देती है। ये प्रश्न पूछा गया है आपके सीटेट एग्जाम में, और अन्य टेट एग्जाम में भी पूछा गया है कि वो कौन सा पक्षी है जो कई सारे घोंसले बनाता है, उसमें से मादा वीवर पक्षी उसमें से जिसे पसंद करती है उसी घोंसले में अंडे देती है, वो कौन सा पक्षी है? तो वीवर पक्षी है, बया पक्षी है, या फिर बुनकर पक्षी है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है वर्मी कंपोस्टिंग प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस जीव द्वारा की जाती है। सरल सा प्रश्न है, 4 विकल्प पढ़ेंगे तो आंसर आप समझ जाएंगे। क्या वो कछुआ है, चींटिया है, तिलचट्टा है या फिर गोल कीड़े हैं। आंसर होगा वर्मी कंपोस्टिंग की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो खाद बनाने की जो प्रक्रिया है वो किससे की जाती है, केंचुए से की जाती है। इसका जो खाद बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो केंचुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इनसे जो खाद होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, गुणवत्ता वाली खाद होती है, तो केंचुए का उपयोग करते हैं। सरल सा प्रश्न है, आपको इसके बारे में पता भी होगा और इसका जो खाद है वो खेती में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी आपको पता होगा, है ना। और ये याद रखिएगा साथ में कि कीड़े तो केंचुए किसके अंतर्गत आते हैं, कीड़े के अंतर्गत आते हैं ना, कीड़े की प्रजाति है। तो इसके पालन को क्या कहा जाता है, वर्मी कल्चर कहा जाता है। वर्मी क्या कहा जाता है, वर्मी कल्चर कहा जाता है, ये याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, बाघों को उनकी हड्डियों के कथित औषधीय गुणों के लिए बड़े पैमाने पर मार दिया जाता है, जिनका उपयोग रेगिस्तान में कहां पर किया जाता है। जो बाघ होते हैं उनको क्यों मारा जाए, उनकी हड्डी के लिए, त्वचा के लिए, सारी चीजें एक एक चीजें काम आती है, इसके लिए बाघों को मार दिया जाता है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले आंसर जान लेते हैं कि कहाँ की दवा है, चाइनीज दवा है, जापानी फर्नीचर है, साइटो मेडिसिन है या फिर हर्बल मेडिसिन है। तो इसका उपयोग जो है ये चाइनीज दवा में किया जाता है। कहां पर, चाइनीज दवा में किया जाता है। बाघ के लगभग हर अंग का उपयोग चीनी चिकित्सा में किया जाता है, यानी कि हर अंग, बाघ के जितने भी अंग हैं किसी न किसी रूप में दवा के रूप में वो काम लेते हैं। मूंछों का सेवन बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा कि चाइनीज किस प्रकार के लोग होते हैं, है ना। मूंछों का सेवन दांत दर्द और ताकत के लिए किया जाता है। जो मूंछ होती बाघों की उसका सेवन क्यों किया जाता है, दांत दर्द के लिए, ताकत के लिए किया जाता है। आंखों का सेवन ऐंठन को कम करने और मिर्गी, मलेरिया, घबराहट और मोतियाबिंद के उपचार के लिए किया जाता है। किसका उपयोग, आंखों का उपयोग, है ना। बाघ की नाक की मिर्गी और ऐंठन के लिए खाई जाती है। पूंछ का जो सेवन है वो विभिन्न त्वचा रोगों के लिए किया जाता है। यदि पूंछ के बारे में पूछे तो इसका जो सेवन वहां के लोग करते हैं वो विभिन्न त्वचा रोगों के लिए करते हैं। बाघ की हड्डी को कुचलकर पाउडर बनाया जाता है और इसे वाइन और सूप में मिलाया जाता है। जो वाइन होती है वहां की, तो जो सूप होता है उसमें मिलाकर वो पीते हैं। और उनका मानना है कि बाघ की हड्डी से बने पेय गठिया को ठीक करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है और जीवन को लंबा खींचता है। और माना जाता है कि बाघ की शराब पीने वाले किसी भी व्यक्ति को ताकत, पराक्रम और पौरुष प्रदान करती है। ये सारे जितने भी मैंने फैक्ट बताए कहाँ के, चाइनीज दवा में इनका प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार से वो वहां के काम करते हैं। और एक हर अंग का प्रयोग करते हैं। बाघ के जो हर एक अंग है उसका उपयोग चीनी चिकित्सक करते हैं, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, चील दिन में 20 फीट दूर से भी चीजों को देख सकता है। क्यों देख सकता है भाई, उसमें क्या खासियत होती है, ये आपको चारों विकल्पों को देखकर बताना है। क्या फिक्स्ड आई रॉकेट के द्वारा, आंख की अपरिवर्तन त्रुटि के द्वारा, शंकु कोशिकाओं की बड़ी संख्या द्वारा या फिर फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं की समान संख्या द्वारा। तो यहां पर आंसर क्या होगा, देखिए 2 चीजें होती या फिर 2 कोशिकाएं होती। कितनी होती, 2। एक होती है आपकी शंकु कोशिका और दूसरी होती है आपकी शलाका कोशिका। यहां पर चील के बारे में पूछा गया है, तो चील दिन में अच्छा देखता है, तो उसमें शंकु कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होगी, जो दिन में सबसे अच्छा देखता है ना। रात में जो देखता है उसमें शलाका कोशिकाओं की ज्यादा संख्या होगी। तो यहां पर चील के बारे में पूछा गया है, तो शंकु कोशिकाओं की जो संख्या है वो बड़ी होगी, यानी कि ज्यादा होगी, और जो शलाका कोशिका है उसकी संख्या कम होगी। इस वजह से चील दिन में अच्छी तरीके से देख सकता है। चील के साथ साथ बाज और गोरैया, बाज और गोरैया भी दिन में अच्छी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि इनकी भी जो शंकु कोशिकाएं हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है और शलाका कोशिका की संख्या कम होती है। चील की जगह बाज दे दे या फिर गोरैया दे दे, आंसर आपका क्या होगा, शंकु कोशिका होगा, है ना। यहां पर उल्लू के बारे में पूछ लिया आपसे, तो उल्लू में उल्टा हो जाता है, उसमें शलाका कोशिकाएं ज्यादा होती है और शंकु कोशिकाएं कम होती है। इस वजह से वो रात में क्या है,
अच्छे से और दूर तक वस्तु देख सकता है। ये आपको याद रखना है। सीधा सीधा इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो कौन सा पक्षी है जिसकी आंखों में शंकु कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है और शलाका कोशिकाओं की संख्या कम होती है, तो वो है आपका चील। इसी का विपरीत यदि पूछ ले कि जिसकी शंकु कोशिकाओं की संख्या कम होती है और शलाका कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है, तो वो कौन सा प्राणी होगा या कौन सा पक्षी होगा? वो उल्लू होगा, है ना। सरल सा है, ध्यान दोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर उल्लू होगा। उल्लू के बारे में और जानकारी दे देता हूं। भैया निशाचर प्राणी है, रात में जगता है, आपको सभी को पता है। और एक सबसे जो ज्यादा प्रश्न पूछा गया है कि भैया वो कौन सा पक्षी जो अपनी गर्दन को आगे पीछे लगभग 270 डिग्री, ये पूछा गया आपकी यूपी टेट सीटेट एग्जाम में, कि वो कौन सा पक्षी जो अपनी गर्दन को आगे पीछे 270 डिग्री कर सकता है, तो वो कौन सा पक्षी होगा? उल्लू होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और जानकारी पूरी होना चाहिए, है ना। तो याद रखिएगा, यहां पर आंसर क्या होगा? तीसरा वाला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सेंड मार्टिस अपना घोंसला बनाने के लिए सुरंग खोदते हैं। वे इंसुलेट एरिया में घोंसला बनाते हैं और नदी के किनारे खदानों और चट्टानों के खुले हुए चेहरे पर सुरंग बनाते हैं। आपने आंसर देख लिया होगा, है ना। ये मैं इसको कट करना भूल गया। तो वो कौन सा क्षेत्र है? क्षेत्र पूछा गया यहाँ पर। पृथक क्षेत्र, कॉलोनियां खेतों में बनाते हैं, चुना पत्थर क्षेत्र में बनाते हैं। कौन से क्षेत्र में बनाते हैं? फोटो और चित्र मैंने सबके लगाए थे, पता नहीं एडिट करने में कुछ प्रॉब्लम हो गई, सारे फोटो डिलीट हो गए, है ना। लेकिन मैंने सभी के लगाए थे, सॉरी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? कॉलोनिया, है ना। सेंट मार्टिस को यहाँ पर मैं बता दूं कि इसको कोलर सेंट मार्टिन या फिर कॉमन सेंट मार्टिन के नाम से भी जाना जाता है। या सेंट मार्टिस की जगह पे यहाँ पर कोलर सेंट मार्टिन आ जाए या फिर कॉमन सेंट मार्टिन आ जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यही इसके और अन्य नाम है ना। सेंट मार्टिन क्या होता है? ये कीट भक्षी होता है, कीट भक्षी पक्षी होता है, या फिर इसे मांसाहारी भी आप कह सकते हैं ना। और सेंट मार्टिन आमतौर पर रेतीले किनारों पर खोदे गए बिलों में घोंसला बनाता है। जो रेतीले किनारे होते हैं, जैसा कि विकल्प में दे रखा है, नदी के किनारे, खदानों में, चट्टानों में खुले हुए सुरंगों चेहरों पर जो सुरंग होती है उसमें अपना घोंसला बनाता है और वहां पर आराम से रहता है। पूरे कॉलोनियों में घोंसला बनाता है, यानी कि मिलजुल कर जितने भी ये पक्षी होते हैं सेंट मार्टिस, ये सब मिलजुल कर अपना एक जगह व्यवस्थित तरीके से ये घोंसला बनाते हैं। और ये क्या होते हैं? प्रवासी पक्षी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ये आते जाते रहते हैं। तो ये मिलनसार प्रवासी पक्षी जल मार्गों के किनारे सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। प्रवासी लगभग ये किनारे, जो नदी के किनारा हो गया, समुद्र का किनारा हो गया, इस प्रकार से यहाँ पर ही रहते हैं और अपना घोंसला बनाते हैं, जिसमें कई जोड़े उपयुक्त स्थानों पर एक साथ घोंसला बनाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मिलजुल कर एक साथ कॉलोनी में रहना ये पसंद करते हैं। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर यह चित्र है, मैंने सभी में लगाया था, शायद कुछ एडिट में फोटो चले गए कुछ। तो स्थानीय पक्षी कौन सा नहीं है? ये एक स्थान पर नहीं रहता है ना। इस पक्षी के बारे में पूछा है। कबूतर बिल्कुल रहता है, कौवा भी रहता है, गोरैया भी रहता है, पेंगुइन नहीं रहता। पेंगुइन आपने चित्र के माध्यम से समझ ही गए होंगे। पेंगुइन ये स्थानीय पक्षी नहीं है। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी मानव के रहने वाले क्षेत्रों में या उसके आसपास अपना घोंसला बनाता है? जहां हम रहते हैं वहां पर कौन सा पक्षी घोंसला बनाता? आपने कई बार देखा होगा। वो पक्षी कौन सा? कबूतर है, कोयल है, कोपर स्मिथ है या फिर बुनकर पक्षी है? सरल सा प्रश्न है। आपने देखा होगा कबूतर, है ना। सरल सा कबूतर को आपने देखा होगा आपके आसपास, तो घोंसला बनाते हुए देखा होगा कबूतर को। साथ साथ गोरैया भी कर लेना। गोरैया, यदि विकल्प में कबूतर ना हो तो गोरैया भी एक ऐसा पक्षी है जहां पर हम रहते हैं वहीं पर आसपास कहीं ना कहीं आपने उसका भी घोंसला देखा होगा, है ना। तो कबूतर और गोरैया ये दोनों ही ऐसे पक्षी हैं जो मानव के रहने वाले क्षेत्रों में या उसके आसपास अपना घोंसला बनाते हैं, है ना। कबूतर की हम बात करें, ये अपना घोंसला कहां पर बनाती हैं? तो ये शहरी इलाकों में कबूतर आमतौर पर जो पुरानी इमारतें होती है, जो खंडर हो गई है ना, पुराने मकान या फिर खंडर इमारतें होती, वहां पर इनका घोंसला पाया जाता। पुलों पर ये अपने घोंसला बनाती हैं। कबूतरों के घोंसले बालकनी में देखे जा सकते हैं, खिड़की के किनारों पर इमारतें जैसे कि मैंने बताया खंडर इमारतें, वहां पर इनके घोंसले आपको देखने को मिल जाते हैं। यदि यहाँ पर गोरैया की बात करें तो गोरैया एक छोटी चिड़िया होती है, आपने देखा होगा। अभी कहाँ देखने को मिलती, पहले बहुत सारी चिड़िया होती थी गोरैया, है ना। हम जब गांव में रहते थे तब
उनके लिए दाना भी डालते थे। एक जगह बहुत सारी चिड़िया, जब बरसात होती थी, जब बंद होती थी बरसातें, उसके बाद बहुत सारी चिड़ियों को हम देखते थे, उन्हीं को गोरैया चिड़िया बोला जाता है। आजकल वो देखने को नहीं मिलती है ना। तो जो गोरैया चिड़िया होती है वो छोटी चिड़िया होती है, जो मनुष्य के बनाए हुए घरों के आसपास रहना पसंद करती है। यहाँ शहरों, कस्बों, गांवों और खेतों के आसपास बहुतायत में पाई जाती है, लेकिन अब बहुत कम देखने को मिलती है ना। तो पहला वाला विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन एक विलुप्त प्रजाति है? ये प्रजाति देख सकते हैं आप, वैसे हमारे देश में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ये विलुप्त प्रजाति है, यानी कि अब देखने को नहीं मिलती। हिम तेंदुए हैं, समुद्री शेर है, ब्लू व्हेल है या फिर डोडो है। ये जो पक्षी है ये कौन सा है? तो ये डोडो पक्षी। कौन सा है ये? आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कौन सा पक्षी है ये। डोडो पक्षी है ना। डोडो एक विलुप्त प्रजाति है, यह मॉरिशस में पाई जाने वाली उड़ान रहित पक्षी प्रजाति। उड़ान रहित यानी कि ये उड़ नहीं सकते। कहां पर पाए जाते हैं ये? मॉरिशस में पाए जाते हैं। मॉरिशस में पाए जाते हैं ना। और ये उड़ नहीं सकते, इसलिए ये उड़ान रहित होते हैं, ऐसे पाए नहीं जाते, विलुप्त हो चुके हैं। डायनासोर भी एक विलुप्त प्रजाति, जैसे कि आपको पता होगा ना, डायनासोर अब हम देखने को नहीं मिलता है, तो वो भी एक विलुप्त प्रजाति। कुछ और विलुप्त प्रजाति बताऊंगा, वो भी भारत की है ना। भारत में विलुप्त होने वाली जो कुछ प्रजातियां, उसमें गुलाबी सिर वाली बतख है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना। हिमालयी बटेर है, भारतीय गेंडा, वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एशियाई चीता है, दो सींग वाला गेंडा। इनमें से किसी भी प्रकार के यदि विकल्प में देखने को मिले, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि भारत में विलुप्त होने वाली जो प्रजाति है उसमें से कौन सा एक है, जिसमें 4 विकल्प, जैसे कि मैंने आपको बताया, गुलाबी सिर वाली बतख, हिमालयी बटेर, भारतीय गेंडा, एशियाई चीता, दो सींग वाला गेंडा, इसमें से एक विकल्प दे देंगे और आंसर आपको देना होगा, है ना। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, आंसर यहां पर समझ में आ गया आपका, फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न। अपने शरीर पर धारियों वाला एक मांसाहारी अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और इसके पाए जाने की संभावना है। कौन से क्षेत्र में पाया जाता है ये आपको बताना है। ध्रुवीय क्षेत्र में, रेगिस्तान में, महासागर में या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, कहां पाया जाता है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो मांसाहारी जानवर होते हैं या फिर जो शिकार करने वाले जानवर होते हैं, वो ज्यादातर उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाते हैं। कहां पर? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, चाहे वो शेर हो गया, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, ये धारीदार जानवर होते हैं ना, और ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं। आपको पता ही होगा, जो हिरण, मवेशी वनों में रहने वाले जानवर आदि जैसे को ये खाते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं। वे शिकार को पकड़ने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, जैसे कि प्रश्न में लिखा ही हुआ है। और धारियां उन्हें पर्यावरण में किसी का ध्यान नहीं जाने देने में मदद करती है, यानी कि छुपने में मदद करती है ना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से उन जानवरों की सूची चुनिए जो हमारे घरों में रहते हैं। अपने घरों में कौन रहता है? सरल सा प्रश्न है, जरा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न पढ़ते रहो, आंसर आपके सामने। मकड़ी को देखा आपके घर के सामने, बिल्कुल मकड़ी रहती, चूहा भी रहता है, तिलचट्टे को भी देखा, छिपकली को भी रहता। बिल्कुल आपको पहला वाला विकल्प सही हो। कबूतर नहीं रहता इसमें ना, इसमें चमगादड़ नहीं रहेगा, इसमें चूहा, मकड़ी, छिपकली, गिलहरी इसमें नहीं रही है ना। जो घरों में पाई जाती, घर के बाहर का नहीं पूछा है, घरों में जो पाई जाते, तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न। जो जानवर घास को जल्दी से निगल लेते हैं और पेट के एक हिस्से में जमा कर देते हैं, उसे रुमेन कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? उसे रुमेन कहते हैं। यदि पूछ ले भाई कि जो जानवर घास को जल्दी में से निगल लेते हैं और पेट के एक हिस्से में जमा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे रुमेन कहते हैं। और बाद में यहाँ निगली हुई गांठ छोटी छोटी गांठों में मुंह में लौट आती है, यानी कि वो वापस से मुंह में ले लेते हैं और जानवर उसे चबाते हैं। इस जानवरों को क्या कहा जाता है? जुगाली करने वाले, शाकाहारी, मांसाहारी या फिर सर्वाहारी? ऐसे जो जानवर है आपने सभी ने देखा है ना। आप गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं, आपने गाय को देखा है, गाय, भैंस, बैल, इनको देखा होगा आपने। ये जब हम इनको इनके लिए भोजन देते हैं, जैसे चारा हो गया है ना, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो उनको डालना होती है, भूसा हो गया, तो जब ये खा तो लेते हैं है ना, खाने के बाद में देखना जब ये बैठते हैं तो बगाली करते हैं, जुगाली करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? जुगाली। यानी कि जो शरीर में जो चला गया है उनको वो बाहर लेकर आते हैं गांठों के मुंह में, जैसे कि यहाँ पर छोटे छोटे गांठ के माध्यम से मुंह में लाते हैं और बगालते। अपन ने देखा होगा उनका मुंह में फेस आ जाते हैं ना, फेस टाइप, तो बगालते रहते हैं, उसको चगलते रहते, चबाते रहते हैं और वापस से वो अंदर ले लेते हैं ना। उस प्रकार के जानवर को क्या कहा जाता है? जुगाली करने वाला जानवर है ना। वो गाय भी हो सकती, भैंस भी हो सकती, बैल वगैरह, और भी बहुत सारे जानवर होते हैं। तो वो क्या आंसर रहेगा आपको? जुगाली करने वाले, है ना। पहला वाला आंसर आपका सही होगा। घोड़े की सवारी करने जैसे परिवहन प्रदान करने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है?
ट्रांसजेनिक पशु, भारवाही पशु, अनुवांशिकी रूप से संशोधित पशु या फिर घरेलू पशु। क्या कहा जाता है? सभी को पता, सरल सा प्रश्न है भैया, उसे भारवाही पशु कहते हैं, है ना। घोड़े के अलावा, घोड़े तो करते ही सवारी, भाई घोड़े की आप सवारी करोगे, उसके बाद में गधे और खच्चर की भी आप सवारी कर सकते हैं। उसमें सामान, जो भी भारी सामान होता है उसके पीठ पर लाद देते हैं, तो ये भी भारवाही पशु होते हैं, है ना। सवारी के लिए इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ और जानवर भी परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। बेल है, देखिए लिखूंगा तो ज्यादा समय खराब होगा, एक मौखिक रूप से आपको बता देता हूँ, है ना। बेल है, आपका ऊंट है, गाय है सॉरी, भैंस है, याक है, लामा है, बकरी है, बारहसिंगा है, पानी वाली भैंस है ना। इन सभी का उपयोग सवारी करने के लिए करा जाता है ना। तो उसे क्या कहा जाता है? भारवाही पशु कहा जाता है। बी वाला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब धीमी गति से बहने वाली नदियों या झीलों द्वारा में वनस्पति के बीच अपना घोंसला बनाती है। तो ये कहां पर बनाती है भाई? उथले पानी में बनाती है, गहरा पानी में, कीचड़ में, या फिर चट्टानी क्षेत्र में। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, क्या है? ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब पक्षी है ना। क्या है ये? ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब इसका नाम है, और ये एक जलीय आवासों में पाए जाने वाला एक पक्षी है। यहाँ पर आपको बताना है कि घोंसला कहाँ बनाता है। तो ये बनाता है आपका उथला पानी। कहां पर बनाता है? उथला पानी। अब उथला पानी कहाँ हो गया? देखिए, उदाहरण के तौर पे ये तालाब हो गया, झील हो गई, कुछ भी हो गया, है ना, इस प्रकार से। तो ये जो गहरा है, ये गहरा पानी है, लेकिन इसके ऊपर जो सबसे ऊपर का हिस्सा रहेगा, ये वाला हिस्सा, ये इसको बोलते हैं उथला। क्या बोलते हैं? उथला पानी, है ना। तो यहां पर ये क्या करता है? इसके बीच में अपना घोंसला बनाता है, जिसमें झीलें हो गई, आपकी झीलें में बना सकता है, कृत्रिम जलाशय में, धीमी गति से बहने वाली नदियों में, दलदल में, खाड़िया और लेगुन इसमें शामिल है। यहाँ पर ये अपना घोंसला बना सकता है। और घोंसलों के लिए ताजे या खारे पानी के उथले खुले जलाशय साथ में उपयुक्त स्थान प्रदान करने के लिए किनारों और पानी में वनस्पति भी होना चाहिए ना। ये सारी चीजें वो देखता है और अपना घोंसला बनाता है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि उथला पानी का मतलब पानी की सतह का वहां क्षेत्र जहां पानी की गहराई आसपास के इलाकों की तुलना में कम हो, यानी कि जहां पर गहराई कम हो, उसे उथला पानी कहा जाता है। और वहीं पर ये अपना घोंसला बनाता है, साथ में वनस्पति को भी वो देखता है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? आपका पहला वाला होगा। चलिए, कौन से जलीय जंतुओं में गलफड़े नहीं होते हैं? देखिए, अधिकतर जो जलीय जंतु होते हैं गलफड़े होते हैं। उनके क्या होते हैं? गलफड़े होते हैं, और इसी से वो अपना श्वास लेता है। जो पानी में ऑक्सीजन भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो पानी में जो ऑक्सीजन है उसको वो गलफड़े के माध्यम से अंदर लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसी के माध्यम से छोड़ता है ना, जलीय जंतु। लेकिन उनमें ऐसा भी जलीय जंतु होता है जिसके गलफड़े नहीं होते हैं। उस जानवर के बारे में पूछा गया है, या उस जंतु के बारे में पूछा गया कि ऑक्टोपस है, झींगा मछली है, समुद्री सांप है, या फिर व्हेल है। कौन सा जानवर है या फिर कौन सा जंतु है? तो वो है आपका व्हेल, है ना। व्हेल के अंदर गलफड़े नहीं होते हैं। तो फिर क्या होते हैं भैया? उसके अंदर यदि व्हेल के में श्वसन अंग, फेफड़े, गलफड़े नहीं होते, तो फिर क्या होते हैं? तो फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं इसमें? फेफड़े पाए जाते हैं। फेफड़े के माध्यम से ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। याद रखिएगा, व्हेल में फेफड़े होते हैं। और अधिकतर जो जलीय जंतु होते हैं उसमें गलफड़े होते हैं, इसके माध्यम से ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। और गलफड़े जल में, जैसे कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, कि गलफड़े जल में घुलित ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित यानी कि बाहर फेंक देते हैं, है ना। और हम बात करें गलफड़े में कुछ जलीय जंतुओं के बारे में आपको बता देता हूं, जैसे कि जो ऑक्टोपस है, जो विकल्प में आपका ऑक्टोपस है, झींगा मछली है, समुद्री सांप है, टेडपोल है ना। ये सभी क्या है? इसके अंदर क्या पाया जाता है? गलफड़े पाए जाते हैं ना। व्हेल में फेफड़े पाए जाते हैं। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न, आम लंगूर का चेहरा काला होता है और इसे किस नाम से जाना जाता है? हनुमान बंदर, सूंड वाला बंदर, रिसर मकाक, या फिर वरवेड बंदर। तो आम लंगूर का जो चेहरा है वो काला होता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हनुमान बंदर के नाम से जाना जाता है। कैसे? हनुमान बंदर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, बिल्ली प्रेमी के लिए तकनीकी शब्द क्या है? देखिए, बिल्ली प्रेमी जो बिल्ली को पालता है उसके लिए शब्द क्या है? क्या बोला जाता है उसको? जीव प्रेमी, एलुरोफाइल, साइनोफाइल, या फिर हेलोफाइल? क्या कहा जाता है?
तो उसको कहा जाता है एलुरोफाइल। क्या कहा जाता है? एलुरोफाइल। ये ग्रीक शब्द है। क्या है एलुरोफाइल? ग्रीक शब्द से बना हुआ है, दो ग्रीक शब्दों से बना है, दो। कैसे? दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है, या फिर दो संयोजन रूपों का एक यौगिक है एलुरा। जो पहला शब्द है आपका एलुरा, इसका मतलब होता है बिल्ली। ग्रीक भाषा की बात कर रहा हूं मैं ना। इसका मतलब होता है बिल्ली, और फाइल का मतलब होता है प्रेमी। हो गया ना, बिल्ली प्रेमी है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? एलुरा फाइल कहा जाता है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, और काफी बार ये प्रश्न पूछा गया और सभी टेट एग्जाम में लगभग पूछा गया प्रश्न है, लाल डेटा बुक, रेड डाटा बुक के बारे में। ये किससे संबंधित डेटा होता है? इसमें उत्तरी गोलार्ध के सभी पौधों की प्रजातियां, सभी जानवरों की प्रजातियां, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जानवरों की प्रजातियां, या फिर लुप्त प्राय प्रजातियां। तो इस डेटा बुक में लुप्त प्राय, जो कि दुनिया में नहीं रहे हैं, किसी प्रकार से उनको देखने को हमें नहीं मिलते हैं, ऐसे प्रकार की जो प्रजाति होती है, लुप्त प्राय प्रजाति होती है, उसका जो डेटा है वो रेड डाटा बुक में रहता है ना। और ये किसके द्वारा किया जाता है भाई? इसका एक क्या बोलते हैं उसको, संघ भी होता है, संरक्षण भी होता है, जिसके माध्यम से किया जाता है। तो वो कौन सा है? तो उसको बोलते हैं IUCN, है ना। IUCN इसकी देखरेख करता है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है? एक बार फिर दोहरा देता हूं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ कहा जाता है। इसके द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है रेड डाटा बुक का। और रेड डाटा बुक की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1964 में की गई थी। स्थापना भी पूछे जा सकते हैं, इससे भी काफी प्रश्न पूछे गए हैं। एक एक करके सारे वीडियो लाऊंगा, बहुत सारे वर्ष पूछे गए, लगभग 40 से 45 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके एमपीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए, वो भी एक एक करके लाऊंगा। सारे प्रश्न छटे हुए रखे, वीडियो मुझे बनाना है सिर्फ, है ना। तो 1964 स्थापना वर्ष से इसको ध्यान देना है आपको। लाल डेटा बुक को लाल सूची भी कहा जाता है, जैसे कि लाल डेटा बुक भी कहा जाता है। और यहाँ जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजाति का विवरण देने वाला एक दस्तावेज है। जानवरों के साथ साथ पौधों को भी ध्यान रखेगा, जो पौधे विलुप्त हो चुके हैं या फिर विलुप्त होने के आधार पे हैं, उनका लेखा जोखा इसमें किया जाता है ना। तो डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, वे पक्षी जो जलवायु परिवर्तन के कारण हर साल एक विशेष समय के दौरान दूसरी भूमि पर पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। एक विशेष समय के दौरान दूसरी भूमि से दूसरी भूमि तक लंबी दूरी तय करते हैं और अंडे देने के लिए अपने प्राकृतिक आवास में मौसम बहुत ठंडा और दुर्गम हो जाता है, वो क्या कहलाता है? निवासी पक्षी, उड़ान पक्षी, प्रवासी पक्षी, यात्रा करने वाला पक्षी। यहीं पर समझ जाइए, विशेष समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, वो पक्षी क्या कहलाता है? प्रवासी पक्षी कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अगला प्रश्न, सलीम अली एक प्रमुख संरक्षण वैज्ञानिक थे जो 50 से अधिक वर्षों से हमारे देश में पर्यावरण नीतियों को प्रभावित किया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? सरीसृप विज्ञान, कवक विज्ञान, कीट विज्ञान या फिर पक्षी विज्ञान। इनका बहुत बड़ा योगदान है भैया सलीम अली का। इनके द्वारा पक्षी विज्ञान, पक्षियों पे बहुत बड़ा इनका योगदान है। इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, है ना। जो पक्षियों से या फिर जानवर से प्यार करते हैं वो अच्छे ही व्यक्ति होते हैं ना। इनका नाम था सलीम अली। इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। यदि पूछ ले प्रश्न आपसे कि बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो सलीम अली जी को कहा जाता है। यह पक्षी विज्ञान के साथ साथ प्रकृतिवादी भी थे। क्या थे? प्रकृतिवादी भी थे। सलीम अली अभ्यारण्य के बारे में आपने सुना होगा भाई, सलीम अली अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ये इन्हीं के नाम पर रखा गया है, सलीम अली अभ्यारण्य। ये कहाँ पर स्थित है सलीम अली अभ्यारण्य? तो ये आपका गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में। यदि हम जाने तो गोवा में मांडोवी नदी के किनारे चोरावो द्वीप के पश्चिम सिरे में स्थित है। यदि राज्य पूछे तो आपका क्या होगा? गोवा होगा, है ना। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा? पक्षी विज्ञान। यदि यहाँ पर प्रकृतिवादी भी होता तो भी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, मछली को अपनी दिशा बदलने और पानी में संतुलन बनाए रखने में क्या मदद करती है? फ्लैट पंख और पूंछ, गलफड़ा, तराजू या थूथन। सरल सा प्रश्न है भैया। वो अपनी दिशा बदलेगी तो पूंछ से बदलेगी, पंख से बदलेगी, है ना। तो फ्लैट पंख और पूंछ से। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। एक और प्रश्न ले लेते हैं, अंतिम प्रश्न है। टोटल 31 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। रात्रि में
सॉरी, रात्रि में सक्रिय रहने वाले जंतु कहलाते हैं। जंगली जानवर, पालतू जानवर, रात के जानवर, या फिर जानवरों को वश में करना सॉरी, तो वो होता है रात्रिचर। उनको रात्रिचर कह सकते हैं, निशाचर कह सकते हैं। वह सरल सा प्रश्न है, रात के जानवर विकल्प में सीधा सीधा दे दिया है ना, रात्रिचर दे तो भी करेक्ट होगा, निशाचर होते तो भी करेक्ट होगा। उदाहरण पर उल्लू, उल्लू रात में जगता है, रात में देखता है ना। उल्लू और चमगादड़ भी उसके साथ साथ, चमगादड़ ये भी रात में देखने को मिलती है ना, रात में ही निकलते हैं। तो ये 31 प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो आपको क्या करना है, हमेशा मैं बोलता हूँ वीडियो को शेयर करिएगा, है ना। उसी से हमें देखने को मिलता है कि भैया किस प्रकार से आपको वीडियो पसंद आते हैं। जो वीडियो पसंद आता है, जिसमें ज्यादा व्यू आते हैं, तो उसी के माध्यम से हम अगला वीडियो बनाते हैं ना। तो व्यू अच्छे आते हैं, या फिर उसमें लाइक आते हैं, या फिर कमेंट ज्यादा करते हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है, एक तो हमें मोटिवेशन मिलता है बनाने का, दूसरा कि उससे ये पता चलता है कि हाँ भैया ये वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों को, है ना। इस प्रकार के वीडियो और चाहिए बच्चों को, तो उसी के माध्यम से ही अगला वीडियो बनता है। तो उस हिसाब से यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आगे हम जल्द ही मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।